नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं इकाई नंबर 7 जन्मभूमि। इसके कविश्री का नाम है सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, सबसे पहले हमने कविश्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में परिचय प्राप्त किया था। उसके बाद काव्य की पूरी जानकारी आपको हिंदी भाषा में, माफ़ कीजिए, गुजराती भाषा में दी थी। अब हम कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी का परिचय हिंदी में और काव्य की पूरी जानकारी हिंदी में प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि उनका जन्म किस गांव में हुआ था, तो कौसानी नामक गांव। उसके बाद चलते हैं सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। तो आपको यह याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1921 में, और उसी समय गांधी जी ने आह्वान किया था। तभी गांधी जी के आदेश के अनुसार उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी वो छोड़ दी थी और भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए वो चल पड़े थे। ये बात आपको याद रखनी है कि सन 1943 और 44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कला चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्होंने 1943 और 44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कला चलचित्र के निर्माण में सहयोग दिया था। उसके बाद सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। दोस्तों, आकाशवाणी मतलब रेडियो, जो हम जानते हैं। तो उसमें सलाह, सूचन और मशवरा देने का काम भी उन्होंने किया है। कितने साल तक? 7 साल तक, 1950 से 1957 तक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी। देखिए दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद उनका काव्य संग्रह है। इसी काव्य संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से, यानी कि लोकायतन पर उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक भी दिया गया। सबसे मोस्ट और वेरी आईएमपी प्रश्न ये बनता है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आपको सबसे ज़्यादा याद ये रखना है कि सुमित्रानंदन पंत जी को कौन से काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो चिदम्बरा, यह आपको याद रखना है। उसके बाद उनके साहित्य की प्रशंसा और प्रमाणभूत साहित्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि इनके प्रमुख काव्य हैं। तो ये सभी इनके काव्य हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। तो अब चलते हैं सीधा काव्य की ओर कि सुमित्रानंदन पंत जी हमें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कविश्री अपनी जो मातृभूमि, यानी कि जो जन्मभूमि है, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया है, दोस्तों, जहाँ पर हमारा जन्म होता है उसे जन्मभूमि कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी और हमारी जन्मभूमि भारत माता है। भारत की भूमि पर हमने जन्म लिया है, इसीलिए हमारी जो जन्मभूमि है वो भारत भूमि है। तो अब सीधा चलते हैं
काव्य की ओर सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो काव्य दिया गया उसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी जन्मभूमि की प्रशंसा की है, उसके गुणगान गाए हैं और उसे महान आदर्श भी स्थापित किया है। इसके साथ साथ जन्मभूमि में जो नदियाँ आई हुई है, जो पर्वत आए हुए हैं, जो महान नारियाँ हो गई, महान पुरुष पात्र हो गए, साथ ही साथ यहाँ की जो संस्कृति है और इन सभी बातों के साथ साथ उन्होंने जो प्रकृति का जो चरित्र चित्रण किया है वो अद्भुत है और इसीलिए वे प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, यह सबसे मोस्ट आईएमपी प्रश्न होगा कि सुमित्रानंदन पंत किस नाम से हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं काव्य की ओर। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी अपनी जन्मभूमि भारत माता के गुणगान गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं कि अपनी यानी कि मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मभूमि जननी भारत माता, जननी यानी कि माता, अपनी यानी कि मेरी जन्मभूमि भारत माता मुझे प्रिय, मुझे सबसे प्रिय है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिय है, ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं। मेरी जन्मभूमि जननी भारत माता मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो यानी कि वह स्वर्गादपि, स्वर्ग वत्ता अपि, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर्ग वत्ता अपि, मुझे स्वर्ग से भी चिर यानी कि बहुत, घरियसी यानी कि श्रेष्ठ, महान, जो स्वर्ग से भी बहुत श्रेष्ठ हैं। तो भारत माता जो कवि की जन्मभूमि है उसे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। जन्मभूमि के गुणगान गाए हैं। फिर से समझते हैं। अपनी यानी कि मेरी जन्मभूमि भारत माता मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जो यानी कि वह स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो जन्मभूमि और स्वर्ग की तुलना की है, जिसमें कवि की जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी महान है, श्रेष्ठ है। आगे बताते हैं, जिसका गौरव भाल हिमाचल। दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल यानी कि हिमालय पर्वत की बात बताई गई है। भाल यानी कि मस्तक, ललाट, गौरव यानी कि महानता, गौरव। तो देखिए, जिसका गौरव भाल हिमाचल, तो भारत की जो उत्तरी दिशा है उसमें हिमालय नाम का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत आया हुआ है, भाल। तो कवि बता रहे हैं कि वह भारत का भाल है, ललाट है, साथ ही साथ वह भारत का गौरव है, भारत की आन बान और शान है। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि मनुष्य का जो शरीर होता है, उसी शरीर में जो भाल होता है, ललाट होता है, जो कपाल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो वही हमारा आदर्श होता है, वही हमारा गौरव होता है। तो ठीक उसी प्रकार भारत मेरी जो जन्मभूमि है वो कवि बताते हैं, और साथ ही साथ बताते हैं कि उत्तरी दिशा में जो हिमाचल पर्वत आया हुआ है वो हमारा मस्तक है, वो और वह हमारा गौरव बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि
वह भारत की आन बान और शान है। इसका कारण यह है कि सभी मौसम में आंधी, तूफान, बर्फीला जो वातावरण है, सभी मौसम में वह अचल खड़ा हुआ है और वह भारत देश की रक्षा कर रहा है। इसीलिए कवि बता रहे हैं कि मेरा जो हिमालय पर्वत है वो मेरे देश का मस्तक है, मेरे देश की आन बान और शान है और वह हमारे जन्मभूमि का गौरव बढ़ा रहा है। आगे, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल। दोस्तों यहाँ पर श्यामल का अर्थ है सांवला, थोड़ा थोड़ा काला, ऐसा भी हम ले सकते हैं। धरा यानी कि धरती, स्वर्ण यानी कि सोने जैसी, हस्ती मतलब हंसना, चिर यानी कि हमेशा। तो यहाँ पर कवि अपनी जन्मभूमि की जो धरा है, धरती है, ज़मीन है, उसकी बात बताते हुए बता रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि की जो धरा है वो थोड़ी सांवली है, साथ ही साथ वह सोने जैसी है और वह हमेशा, चिर यानी कि हमेशा, हंसती रहती है। फिर से बता देता हूँ, श्यामल मेरे जन्मभूमि की जो दरा है, ज़मीन है, वह थोड़ी सांवली है, थोड़ी काली काली है, साथ ही साथ वह सोने जैसी है जो हमेशा हंसती रहती है। तो मेरे जन्मभूमि की जो धरती है, जो धरा है, वह सांवली है, साथ ही साथ सोने जैसी है जो हमेशा हंसती रहती है। दोस्तों कवि का कहना यह है कि मेरी जो जन्मभूमि है वह सोने जैसा उत्पादन करती है, धन और धान्य से समृद्ध है। यही कवि का कहने का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर ज्योति यानी कि जो ज्योत होती है, ग्रथित यानी कि गुंथा हुआ। यहाँ पर ज्योति का अर्थ हम प्रकाश भी ले सकते हैं। देखिए गंगा यमुना जल, जल यानी कि पानी, गंगा और यमुना यह भारत की नदियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि भारत देश में गंगा और यमुना जैसी पवित्र और पावनकारी नदियाँ आई हुई हैं, जिसके जल से ज्योति ग्रथित यानी कि यह भारत जो मुल्क है उसके पवित्र और पावन जल से गूंथा हुआ है। कवि का कहना यह है कि गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों के मैदान में दूर और दूर दूर तक बस्तियां बसी हुई हैं। लोग उसमें धन और धान्य का उत्पादन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गंगा और यमुना नदी की गोद में यह भारतीय बस्ती बसी हुई है और उसके पवित्र और पावनकारी जल से यह जो जननी भारत माता है वह गुंथी हुई है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है। फिर से मैं थोड़े शब्दों में यानी कि कम शब्दों में आपको समझा देना चाहूँगा कि भारत देश में गंगा और यमुना पवित्र और पावनकारी नदियाँ आई हुई हैं, उसी के जल से यह जन्मभूमि गुंथी हुई है। वह जन जन के हृदय में बसी। देखिए जन जन यानी कि प्रत्येक भारतवासी की हृदय में बसी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नदियाँ हैं गंगा और यमुना, वो मेरे भारत देश के प्रत्येक वासी में, प्रत्येक के हृदय में बसी हुई है, यानी कि निवास करती है। किस स्थान पर? पवित्र और पावनकारी नदी के रूप में प्रत्येक भारतवासी के हृदय में वह बसी हुई है। चलिए दोस्तों फिर से मैं आपको समझा देना चाहूँगा कि मेरी जो जन्मभूमि है जननी भारत माता मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और वह स्वर्ग से भी अधिक महान है, श्रेष्ठ है। भारत माता की उत्तरी दिशा में हिमाचल पर्वत आया हुआ है जो भारत का ललाट है, बाल है और वह भारत
भारत की आन बान और शान है और इसी प्रकार वो भारत का गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्णधरा हस्ती चिर श्यामल, मेरे देश की धरती थोड़ी सांवली है, साथ ही साथ वह सोने जैसे भी है और वह हमेशा हंसती रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, मेरी जन्मभूमि में गंगा और यमुना पवित्र और पावनकारी जो नदियाँ हैं वह आई हुई है और उसी के जल से, उसी के पानी से यह जन्मभूमि गुंथी हुई है। यानी कि गंगा और यमुना के मैदान में भारतीय बस्ती बसी हुई है और वह भारत के सभी लोगों को सुखी और संपन्न बना रही है। इसीलिए वह जन जन के हृदय में बसी, यानी कि भारत जन जन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वह पवित्र और पावनकारी लोक कल्याणी नदी के रूप में बसी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह पहला जो 5 पंक्तियाँ मैंने समझाई उसकी समझ आपको आ गई होंगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।